केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू। नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड संक्रमण की बढ़ती आशंका के बीच प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की हुई समीक्षा। आज से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए एनएससी जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में हो रही है वृद्धि। हालांकि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की संभावना। क्रोएशिया में भी आज से शुरू होगा यूरो का चलन। मुद्रास्फीति की बढ़ती दर और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच क्रोएशिया ने उठाया यह कदम। बीते कई महीनों से शुरू कर दी थी तैयारियां। और साल 2023 का हुआ आगाज। देश में जबरदस्त उल्लास के साथ किया नए साल का स्वागत। देश के कोने कोने में गीत संगीत के साथ मनाया गया नववर्ष का जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार का नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एक रूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को और मजबूत करेगा। और देश में कोविड की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों संबंधी जानकारी भी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं और यह प्रक्रिया लगातार अब भी जारी है।
और सरकार ने आज से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़कर 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गया है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। एक वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए डीडी न्यूज। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि वर्ष 2022 में आतंकवाद रोधी अभियान में 56 विदेशी आतंकवादियों सहित 186 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में वर्ष 2022 सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक शांत वर्ष रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस के लिए नए साल का संकल्प मिशन जीरो टेरर और राज्य में आतंकी परिवेश को खत्म करना है। मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए, और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में ला के, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए। मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जम्मू पुलिस को, कश्मीर पुलिस को, कि बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां जिनका निशाना जम्मू शहर भी था और बाकी शहर भी थे, उनको रोका गया। ऐसे केसेस भी सामने आए जहां ड्रग्स की तस्करी का पूरा जो नेटवर्क है उनको वर्कआउट किया गया। और हाल ही में कुपवारा के ऐसे केस में कोई 1.5 दर्जन के करीब लोग एक ही केस में पकड़े गए जो अलग अलग तरह से इस तरह की तस्करी में शामिल थे। और देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आज से शीतलहर बढ़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से बर्फीली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में काफी कमी लाएंगी। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हुई है। और आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये इंटरैक्टिव मोबाइल एप्लीकेशन देश में अपनी किस्म का पहला ऐसा ऐप है जो गर्भवती महिलाओं को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा और सहायता उपलब्ध कराता है। उपयोगकर्ताओं के लिए ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें रियल टाइम चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के मकसद से आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल ऐप अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर की सलाह तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है।
ये मोबाइल ऐप क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थगर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर माँ और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने वाला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी हर तरह की सहायता सुनिश्चित करता है। इनमें नियमित रूप से समय पर प्रसव पूर्व जांच, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और समय पर दवाएं लेना शामिल है। ये मोबाइल ऐप ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है जहां आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। ये एक 2-वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज़ करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ मदर और एक सेफ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कम करने और महिलाओं को गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर भी निःशुल्क उठा सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व समुदाय चिंतित है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हालात को देखते हुए चीन से कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े मांगे हैं। गौरतलब है कि चीन द्वारा जारी आंकड़े संदेह की नजर से देखे जाते रहे हैं। चीन एक बार फिर कोरोना को लेकर विश्व समुदाय की चिंता का केंद्र बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बार फिर चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों से आनुवंशिक अनुक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने, मृत्यु और टीकाकरण संबंधी डेटा साझा करने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में बताया कि उसके अधिकारियों की 30 दिसंबर को चीनी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर और जानकारी मांगी है, साथ ही इससे निपटने के लिए सहायता की पेशकश भी की। कोविड फैलने के स्तर और चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आंकड़ों को लेकर पाए जाने वाले संदेह के बीच इटली यूरोप का वो पहला देश था जिसने चीन से आने वालों की जांच को अनिवार्य किया। जांच अनिवार्य बनाने वाले भारत और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शुक्रवार को दक्षिण कोरिया और स्पेन भी शामिल हो गए। इस बीच यूरोपीय स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा आयुक्त स्टेला क्यारिकाइड्स ने चीन में कोविड की स्थिति के प्रभावों का सामना करने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि विश्व के बढ़ते दबाव के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनका देश चीनी नागरिकों को विदेशी पर्यटन में और अधिक छूट देने की तैयारी कर रहा है। चीनी नागरिकों की इच्छा के आधार पर हम अपने नागरिकों के लिए विदेशी पर्यटन यात्रा को बहाल करेंगे। इसके लिए संबंधित देशों से हम संपर्क करेंगे।
इस बीच लंबी पाबंदियों के बीच चीन में प्रतिबंधों में ढील के बाद लोग अगले साल से बेहतर हालात की आशा कर रहे हैं। पिछले 2 साल से चीन में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के नाम पर सख्त लॉकडाउन और जांच नियम लागू थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नए साल की शुरुआत के साथ ही क्रोएशिया में एक बड़ा बदलाव आ गया है। आज से क्रोएशिया में यूरो मुद्रा का चलन शुरू हो गया है। यूरो को बतौर मुद्रा अपनाने वाला ये 20वां देश है। यही नहीं, यूरो मुद्रा को अपनाने के बाद क्रोएशिया दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन में 27वां देश होगा, जिसमें 400 मिलियन से अधिक लोग यूरोप के वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे। और साल 2022 खेलों की दुनिया में कई यादगार पल लेकर आया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतकर जहां इतिहास रचा, तो वहीं थॉमस कप में भारत ने अपना परचम लहराते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। वहीं 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप अपने नाम किया। आइए एक नजर डालते हैं खेलों की दुनिया में बीते साल की हलचल पर। खेलों की दुनिया में बीता 2022 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए कई यादगार पल लेकर आया। इस साल खेलों की दुनिया में कई सारे यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय खेल 2022 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया। इन खेलों में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज के करीब 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतने में सफलता पाई। साजन प्रकाश इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने। वहीं कर्नाटका की हर्षिका रामचंद्रा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी। लॉन्ग जंप पर जसविन एल्ड्रिन 8.26 मीटर की जंप के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे, बल्कि 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में 38 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड टूटे, वहीं तैराकी में 36 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस संस्करण में 36 टीमों के करीब 4,700 एथलीटों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक के साथ 2021 का खिताब जीता। महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने रिदमिक जिम्नास्टिक में सभी 5 स्वर्ण पदक हासिल कर बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा पेश किया। वहीं भारोत्तोलक हर्षिता गरुड़ ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 20 खेल आयोजित किए गए। इस संस्करण में देश के 190 विश्वविद्यालयों के 3,879 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये खेल इस बार चर्चा में रहे क्योंकि इन खेलों में पहली बार मलखंब और योगासन को सामने रखा गया। प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का करिश्माई प्रदर्शन 2022 में भी जारी रहा। पहले उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इसी साल डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। अर्जेंटीना का 36 साल का इंतजार हुआ समाप्त। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम करने में सफलता पाई। अर्जेंटीना ने कप्तान लायनल मेसी के नेतृत्व में रोमांचक खिताबी मुकाबले में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। मेसी ने ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बॉल पर भी कब्जा किया और विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा किया। पहली बार भारत ने जीता थॉमस कप। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी। भारत बना अंडर 19 चैंपियन। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यश धुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताबी जीत हासिल की। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी। विराट कोहली ने इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। वो भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे।
वहीं एशिया कप में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर लगभग 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को समाप्त किया। इंग्लैंड बना T20 का विश्व चैंपियन। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। निखत बनी विश्व चैंपियन। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जिटपोंग चुटामास को 5-0 से हराकर खिताब जीता। फेडरर ने लिया संन्यास। टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर ने इस साल संन्यास ले लिया। उन्होंने राफेल नडाल के साथ मिलकर अपना आखिरी मैच खेला। फेडरर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में सफलता पाई। शतरंज की बिसात पर बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस खेल की जन्मस्थली यानी कि भारत में किया गया। भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साथ महिला और पुरुष वर्ग का कांस्य पदक अपने नाम किया। और देश ने पूरे हर्षोल्लास के साथ नए वर्ष 2023 का स्वागत किया। भीषण सर्दी के बीच नववर्ष के जश्न की गर्मजोशी में कोई कमी नहीं देखी गई। देश के कोने कोने में लोगों ने बढ़ चढ़कर नए साल में प्रवेश किया। दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और देश भर में नववर्ष को लेकर उमंग और उत्साह है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती की गई। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। पवित्र उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और भगवान शिव की नगरी काशी में नए साल का स्वागत मंत्रोच्चार और 80 घाट पर सुबह मां गंगा की आरती के साथ किया गया। नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्धालु गंगा आरती देखने और भगवान शिव शंकर के दर्शन करने के लिए बनारस पहुंचे हैं। नववर्ष पर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह की आरती की गई। मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणपति के दर्शन करके नए साल की शुरुआत की। और हाड़ कपा देने वाली ठंड भी भारतीय जवानों के हौसलों को पस्त नहीं कर पाती है। श्रीनगर के जेड गली की बर्फीली चोटियों पर हमारे जवान नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। यहां का तापमान -10 डिग्री यानी -10 डिग्री सेल्सियस है। हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने जेड गले के ऊंचे पर्वतों पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। नए साल पर इस खास पेशकश में डीडी न्यूज की आप सभी का स्वागत है। डीडी न्यूज की टीम पहुंची है जेड गली में कुपवाड़ा से। जब हम एलओसी की तरफ पहुंचेंगे, माचल सेक्टर है ठीक हमारे दाहिनी तरफ और हमारे बाईं तरफ जो है बॉर्डर के कुपवाड़ा का इलाका है। जेड गली में है, करीब 10,600 जो फीट है उसकी ऊंचाई पर हमें, और किस तरह से हमारे जवानों में जज्बा है जिंदगी को जीने का कि नए साल का सेलिब्रेशन वो यहाँ मना रहे हैं। टेम्परेचर
टेम्परेचर की अगर खास तौर पे बात करें तो -10 के आसपास, -10-12 डिग्री का टेम्परेचर अभी यहाँ है। रात में और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जवानों को जो उत्साह है, हौसला है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आती है। यहाँ लगातार चारों तरफ आप मेरे देखें तो बर्फबारी का नजारा जो होगा बहुत हसीन नजारा है, बहुत बेहतरीन नजारा है। लेकिन खास बात अगर कहें कि ये नजारा देखने में बहुत हसीन है, लेकिन जहाँ यहाँ की जो वेदर कंडीशन है बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा सर्दी है। लेकिन इस सर्दी में भी हमारे जवानों का जो हौसला है वो कहीं से भी किसी तरह से कम नहीं होता है। नए साल का उत्साह है वो इनमें है। मना रहे हैं कि जिस तरह की कंडीशंस में ये काम करते हैं हमारे जवान लगातार, कि हम अपने घरों में बैठे सुरक्षित रहे, उसको साफ तौर पर दर्शाता है। और इस तरह की कंडीशंस लगातार इनके सामने रहती है। नए साल का उत्साह है। यहाँ कई तरह की जो आयोजन है वो किए गए हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। चूंकि घर से दूर सीमा पे पोस्ट पर ये रहते हैं, तो जो उत्साह है, जो हौसला है, वो यहाँ देखने को मिलता है। और खास तौर पर नए साल में किस तरीके से आपस में खुशी बांटे वो यहाँ नजर आ रही है। वो साफ तौर पर दूरदर्शन की टीम यहाँ पहुंची है। बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। मैं आपको बताऊं, मुझे जो सर्दी महसूस हो रही है बहुत ज्यादा है, लेकिन जवानों का जो हौसला है, उत्साह है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये लगातार रहता है। जैसे जैसे सर्दियां और बढ़ेंगी, वेदर कंडीशंस और ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन जवानों की जो ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा सख्त है। लेकिन उनके हौसले में, उनकी जो ड्यूटी करने में को कहीं से भी कोई कमी नहीं आती। लगातार वो अपनी पोस्ट पर तैनात रहते हैं, दुश्मन पर निगाह रखते हैं कि दुश्मन कोई भी अगर हरकत करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार करें। मैं इस साल पर डीडी न्यूज यहाँ पहुंचा है जेड गली में नए साल के सेलिब्रेशंस के साथ, जवानों के साथ कि आखिर वो किस तरीके से नए साल का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ सुधीर यादव, जेड गली, श्रीनगर। तो दुर्गम इलाकों में और विषम परिस्थितियों में किस तरह से हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए, आपने देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए वर्ष की बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि हैव ए ग्रेट 2023, मे इट बी फिल्ड विद होप, हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, मे एवरीवन बी ब्लेस्ड विद वंडरफुल हेल्थ। तो सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, टोटल हेल्थ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इस समाचार बुलेटिन के बाद हम लेकर हाजिर हो रहे हैं टोटल हेल्थ। नमस्कार।